हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सुनीता हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी स्टूडेंट पीजीटी हिंदी और टीजीटी हिंदी पीजीटी हिंदी और टीजीटी हिंदी इनकी प्रिपरेशन करना चाहता है और कॉमन पेपर फर्स्ट, वो हमसे जुड़ सकता है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपको एग्जाम से रिलेटेड वीडियो या इंफॉर्मेशन मिलेगी वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। तो सिर्फ हम वही प्रिपरेशन करेंगे, उन चीज़ों को ही समझेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जहाँ से एग्जाम आता है हमें क्या डायरेक्शन लेनी है, कैसे पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को अगर हम पढ़ के चलेंगे तो हम जल्दी पहुँचेंगे। पहुँच तो सभी जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जो देखा है ना आपने भी, रेस में कोई चीज़ होती है तो जो जल्दी भागता है, जिसने बहुत सारी प्रैक्टिस की होती है, वो 10 सेकंड में या 12 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। तो वही बात स्टडी में भी है। आप अच्छे से डायरेक्शन लेके, सही मटेरियल लेके, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज लेके अगर प्रॉपर डायरेक्शन में जाएंगे तो डेफिनेटली आप भी अपने गोल को अचीव करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारी यूनिट फर्स्ट ही चल रही है, उसमें भाषा परिवार है। जो कुछ टॉपिक्स हैं भाषा परिवार के, उनके रूप क्या हैं और उनकी संरचना क्या है, वैदिक में क्या था, लौकिक में क्या था, ये थोड़ी थोड़ी चीजें हम जानेंगे। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। भाषा परिवार से अभिप्राय क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज फैमिली। भाषा परिवार का अर्थ क्या होता है? जो एक ही मूल प्रोटो भाषा, जो पूर्वज भाषा होती है, मीन्स जो हमारी पूर्वजों की भाषा, पीछे वाली जो भाषा है, वहीं से जो विकसित होती हैं, जो भाषाएं आनुवंशिक होती हैं, जेनेटिक होती हैं, उनको हम भाषा परिवार बोलते हैं। इनका संबंध किससे होता है? नियमित ध्वनि संगति से, मतलब रेगुलर जो इनकी ध्वनियां होती हैं, जिस भाषा में जो ध्वनियां बोली जाती हैं या जिनका प्रारूप चला है, वो सारी ध्वनियां होंगी इसमें। उनका व्याकरण होगा, व्याकरण की संरचना होगी, उनकी मूल शब्दावली क्या रही है और उनका ऐतिहासिक विकास से क्या संबंध रहा है, या उनकी ऐतिहासिकता क्या है, सामाजिकता क्या है, उस समय क्या ध्वनि थी, क्या उनका सिंटेक्स व्याकरण रहा है, क्या रूप रहा है, वो थोड़ी थोड़ी चीजें हम पढ़ेंगे। यह केवल भौगोलिक निकटता या ऐसे जो कुछ शब्द नहीं है कि कुछ टाइम के लिए हमने ले लिए बोलने के लिए उधार, उन पर आधारित नहीं होती। जो पूरा बेस होता है, मूल होता है, जैसे हमारे पूर्वज होते हैं, जो चीजें हम संस्कृति को, सभ्यता को जो हम पीछे से लिए आ रहे हैं, वही भाषा में भी वही चीजें हैं। जैसे हमारी अपनी फैमिली होती है, वैसे ही भाषा का भी कहीं ना कहीं से प्रारूप हुआ है, और वो कहीं ना कहीं से उसकी उत्पत्ति होकर के उसके समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होते चले गए हैं। ये सारी चीजें हम सब पर डिपेंड होती हैं। जैसे हम फैमिली में रहते हैं, वैसे ही भाषा की भी अपना एक परिवार है। इसमें भाषा के वर्गीकरण के आधार क्या क्या हो सकते हैं? जैसे ध्वनि हो सकती है, पदों की रचना हो सकती है, वाक्य की रचना हो सकती है, उनके अर्थ कुछ और हो सकते हैं, शब्दों में चेंजेस होगा, स्थानिक निकटता क्या है कि कौन से स्थान पे, कौन से क्षेत्र पे कौन सी भाषा बोली जाती है। ये सारी चीजें मिलकर के भाषा की उत्पत्ति करते हैं। जैसे क्या, भारूपीय इंडो यूरोपियन परिवार है, विश्व का सबसे बड़ा परिवार है, 46% आबादी है। इसकी शाखाएं जर्मनिक है, रोमन्स है, स्लाविक है, इंडो ईरानी है, जिसमें भारतीय आर्य शाखा भी आती है। तो ये एग्जाम्पल के लिए भारोपीय परिवार है। बाकी बहुत डीप से हम थोड़ा आगे वाले चैप्टर्स में जाएंगे, अभी सिर्फ इन्होंने इंट्रोडक्शन मांगा है पढ़ने के लिए। भाषा का इसका महत्व क्या है, भाषा परिवार का, इसका इतिहास कैसा है, संस्कृति का प्रसार क्या था, हिंदी के मूल को समझने में हमें सहायता मिलेगी। आर्य परिवार की भाषाएं, इंडो आर्यन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी समय क्या है, इनका उद्भव कैसे हुआ। तो समय देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य, समय कौन सा, काल कौन सा? प्राचीन भारतीय आर्य, जिसमें कौन सी हमारी वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है, जिसमें हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, लौकिक में हमारे रामायण है, महाभारत है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसका समय याद रखिएगा, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व है स्टूडेंट्स, ईसवी पूर्व नहीं, सिर्फ ईशा पूर्व है, और मूल स्रोत हमारा यही है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। फिर है हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें हमारी पाली है, प्राकृत है, जिसमें शौरसैनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, और जो हमारी अपभ्रंश है, ये हमारी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, जिसमें संक्रमण कालीन है, ये उस दौरान की भाषा है ये। इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, मोटा मोटी। फिर है हमारी आधुनिक भारतीय आर्य,
जिसमें क्या होंगी हमारी जो आधुनिक भाषाएं हैं, हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, राजस्थानी है, भोजपुरी है, उड़िया है, असमिया है, नेपाली है। ये 20 प्रकार की भाषाएं हैं और 1000 ईस्वी से अब वर्तमान तक यही भाषा है और अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। हिंदी मुख्यतः शोरसेनी अपभ्रंश या जो पश्चिमी अपभ्रंश है वहां से विकसित हुई है और अपभ्रंश आधुनिक हिंदी आर्य भाषाओं की जननी है। हमें पता है कि जो अपभ्रंश है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी जो हिंदी है वो कहाँ से, लास्ट में पूछेंगे ना कहाँ से उसकी उत्पत्ति है या उसका जननी कौन है, सेतु कौन है, तो वो अपभ्रंश है। अब बात करते हैं हम वैदिक संस्कृत की। वैदिक संस्कृत का समय क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है जो 1500 से 1200 ईसा पूर्व से है। इसकी प्रकृति क्या है, मौखिक परंपरा से सुरक्षित है। जो मौखिक मतलब बोलने में ज्यादा थी, लिखित में कम थी, बोलने में ज्यादा थी। शुद्धतः धार्मिक साहित्य जिसमें आता है, संहिताएं हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, ये सारी चीजें हम वैदिक संस्कृत में देखते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि संहिताएं, ब्राह्मण, आर्यन, उपनिषद ये कौन सी भाषा में है, वैदिक है, लौकिक है, पाली है, प्राकृत है, ऐसे ऑप्शन आएगा। तो वैदिक में ये सारी चीजें हैं। वैदिक संस्कृत की विशेषताएं क्या हैं, यह अत्यंत समृद्ध धातु रूप और शब्द रूप है, वैकल्पिक रूप अधिक है। मतलब उस समय धातु रूप और शब्द रूप ज्यादा चलते थे। इसमें कितने लकार हैं, 11 लकार हैं। लट, लंग, लुंग, लिट, लेट आदि सब्जेक्टिव। ये हमने जैसे संस्कृत है ना, हमारी संस्कृत हम पढ़ते थे, जैसे हमें भी याद है 10th BA तक हम लोगों ने संस्कृत पढ़ा है। तो आपके टाइम में चेंजेस है, हमारे टाइम में थोड़ा वैदिक टाइप वाला ही था। तो इसमें जो लकार हैं संस्कृत वाले वही चल रहे थे। स्वराघात है, उदात है, अनुदात है, स्वरों पर जोर देना, नहीं देना, संवृत है, ये शास्त्र में ये बाद में थोड़ी लुप्त हो जाती है, लेकिन उस समय तक ये चीजें रहती हैं। अतिरिक्त ध्वनियां होती है इसमें, जैसे फ उपधमानीय, ख जीवामूल्य जिसमें ये डोट लगे हुए होते हैं ना, आग जिसको नुक्ता भी बोलते हैं आप लोग, ये कभी कभी ल, ये वाली ध्वनियां भी उस समय बोली जाती थी। पुरातन शब्दावली अर्थ जैसे ऋतु, शक्ति, यज्ञ का समय, मतलब ऋतु शब्द, ये वाले जो पुरातन शब्दावली है वो चीजें भी वहां पर वैदिक संस्कृत में सॉरी होती थी। अधिक अनियमितताएं और विविधता, बहुत सारी बोली में या वहां की भाषा में, वैदिक संस्कृत में बहुत सारी विविधताएं भी होती हैं। इसका महत्व क्या है, भारतीय धर्म, संस्कृति और भाषा का सबसे प्राचीन साक्ष्य पूछा जाए, भारतीय धर्म, संस्कृति, भाषा का सबसे प्राचीन साक्ष्य कौन सी भाषा में मिलेगा, तो वो हमारी वैदिक संस्कृत होगी। ये सारी चीजें आप एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाएंगे, इसलिए एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लौकिक संस्कृत, जिसको हम क्लासिकल या लौकिक संस्कृत बोलते हैं। लौकिक संस्कृत में पाणिनि के अष्टाध्याय, जो लगभग 5वीं और 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के द्वारा मानकीकृत रूप है। पाणिनि के अष्टाध्याय ध्यान रखना, लौकिक संस्कृत में आती है ये। इसमें साहित्यिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे तो महाकाव्य, जो आपके रामायण है, महाभारत है, पुराण है, नाटक हैं, जो कालिदास भवभूति द्वारा विरचित हैं, काव्य हैं, दर्शन है, आयुर्वेद है, गणित, शिल्प शास्त्र, धार्मिक और लौकिक, धर्मनिरपेक्ष, ये सारी चीजें आपको लौकिक संस्कृत में देखने को मिलेंगी। वैदिक और लौकिक संस्कृत में मुख्य अंतर क्या है, जैसे साहित्य की बात करें, वैदिक बिल्कुल शुद्ध धार्मिक है। शुद्ध धार्मिक की बात करें जिसमें यज्ञ होते हैं, पॉजिटिविटी, आशावादिता होती है वहां पर। लौकिक में क्या है, मिश्रित है, यज्ञ भी होते हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा निराशावाद भी मिलेगा आपको, और छंदोबद्ध काव्य भी मिलेंगे आपको, और गद्य का विकास भी आपको लौकिक संस्कृत में देखने को मिलेगा। ये एक माइनर सा डिफरेंस यहाँ पर हम देखेंगे। व्याकरण में क्या है, वैदिक में अधिक विविध शब्द रूप है, शब्दों के जो रूप है वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। अतिरिक्त लकार हैं, मूड हैं, जो लकार होते हैं वो भी डिफरेंट हैं। स्वराघात हैं, कौन से रहेंगे वो भी इनके अलग हैं। लौकिक में क्या होगा, नियमित है, परिष्कृत है, सीमित रूप है, इनका रूप सीमित है, परिष्कार किया हुआ है और नियमित है लौकिक का। ध्वनि में क्या अंतर रहेगा, वैदिक में फ, ख जैसी अतिरिक्त ध्वनियां होती हैं, लौकिक में वो सारी लुप्त हो जाती हैं, उसमें इन चीजों का प्रयोग हम नहीं करते। फिर शब्द रूप में क्या होगा, वैदिक में वैकल्पिक अधिक रूप है, देवासह, जन्मः, जो हमारी जनाम है, जो हमारी संस्कृत के जो रूप आ जाते हैं वो सारे आपको वैदिक में देखने को मिलेंगे। और लौकिक में क्या मिलेगा हमें, नियमित, देवा, जना, देखो देवासह जनामह से देवा और जना बन गया, ये हमारी लौकिक में है।
शैली क्या रहेगी? वैदिक की स्वाभाविक है, अनियमित है। इनकी शैली स्वाभाविक तो है लेकिन अनियमित है, हमें नहीं पता कहाँ से क्या है। लेकिन लौकिक में कृत्रिम समास है, अलंकार प्रधान है, ये सारी चीजें लौकिक में आ जाती हैं। वैदिक प्राकृतिक और धार्मिक मूल है और लौकिक मानकीकृत और साहित्यिक परिष्कार है। इन चीजों को आप छोटी छोटी चीजों को पढ़ के जाएंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब है अपभ्रंश की जो ध्वनियां एवं रूप और संरचना। जो अपभ्रंश भाषा बाद में पाली प्राकृत अपभ्रंश से जो आधुनिक भाषा जिसमें बोली जाती है, उस चीज में क्या डिफरेंस होता है वो हमें पढ़ेंगे यहाँ पर। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की अंतिम अवस्था है। प्राकृत के बाद की मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसकी अंतिम अवस्था है प्राकृत के बाद। अपभ्रंश का अर्थ क्या है? मानक है, संस्कृत प्राकृत है, उससे भ्रष्ट विचलित संस्कृत व्याकरणियों ने इसे तिरस्कार से कहा, लेकिन यह लोक भाषा का स्वाभाविक विकास था। इसे देशी भाषा, गामेल भाषा भी कहा जाता है। इसका समय क्या रहेगा ये इंपॉर्टेंट है। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक रहेगा अपभ्रंश का समय रहेगा। और 6वीं शताब्दी आप मानिए अगर एग्जाम में आए अपभ्रंश का समय क्या है? 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, तो हम 6वीं के साथ जाएंगे। उत्तर भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, यहाँ पर इसका ज्यादा विकास होता है और जैन साहित्य में विशेष समृद्ध होती है ये वाली भाषा। हिंदी के विकास में क्या भूमिका है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, खासकर हिंदी की जननी, खड़ी बोली के व्याकरणिक ढांचे, इसमें क्या रहेंगे? 2 लिंग रहेंगे, आपके 2 वचन रहेंगे, आपके परसर्ग रहेंगे, संयुक्त क्रियाएं रहेंगी। उसकी नींव आपकी अपभ्रंश भाषा में ही पड़ती है। तद्भव शब्दों के ध्वनि नियम और सरलीकरण की प्रक्रिया हिंदी में इनहेरिटेड हुआ है, मतलब जो पहले से ही चली आ रही है वो ध्वनि नियम और सरलीकरण, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसकी फोनोलॉजिकल फीचर्स क्या है? ध्वनियां क्या है? प्राकृत की प्रवृत्तियों का विस्तार है और नए का सरलीकरण हो जाता है। जैसे अनादि असंयुक्त व्यंजन होते, जैसे क है आपके, जी है, ज है आपका, च है आपका, जे, ज है आपका, ट है, ड, प, य, व, इनका लोप हो जाता है जो असंयुक्त है। असंयुक्त है जो को संयुक्त नहीं है, असंयुक्त है, उनके स्थान पर अब अ या य श्रुति स्वर आ जाते हैं। ये वाली चीजें ऐड हो जाती हैं। संयुक्त व्यंजनों का जो द्वित्व है, जेमिनेशन है, उनका एक व्यंजन बन जाता है। एक जो दो जैसे ट ट च च ये वाले वो एक में आ जाता है। स्वरों का संयोजन और व्यापक अनुनासिकरण, लगभग सभी स्वरों का अनुनासिक रूप री को छोड़कर, ये जो बिंदी वाले होते हैं ना अनुनासिक, अनुस्वार अनुनासिकीकरण व्यापक हो जाता है। ये वाले अनुस्वार और अनुनासिक, ये वाली चीजें इसमें बन जाती हैं। उकार बहुला भाषा इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश में उकार बहुला शब्दों के अंत में अक्सर उ, ये वाला एग्जाम में भी आपके बहुत बार पूछा जाता है, काफी टेस्ट में आ चुका है यहाँ से क्वेश्चन कि उ आकार वाले या शब्दों के अंत में उ आकार कौन सी भाषा में लगता है? तो वो हमारे अपभ्रंश में लगता है। महाप्राण ध्वनियों का हर में परिवर्तन कुछ मामलों में हमें देखने को मिलता है। ड ढ का विकास आदिकाल हिंदी में पूर्ण रूप से हम करने लग जाते हैं। जटिल संयुक्त व्यंजनों का सरलीकरण है, खुले अक्षरों की ओर झुकाव हो जाता है, उच्चारण में आसानी, आधुनिक हिंदी के उच्चारण के ये बहुत निकट है। जो अपभ्रंश भाषा है, जो अभी हम आधुनिक भाषाएं बोल रहे हैं, हिंदी की खड़ी बोली है, ब्रिज है, इन सारी भाषाओं में काफी चेंजेस हम देखने को मिलता है। वैदिक और लौकिक की बात करें तो जो आधुनिक है उसमें काफी चेंजेस हो जाते हैं, लकार के हैं, भाषा के हैं, रचना के हैं, ध्वनि के हैं, वर्ण के हैं, स्वरों के हैं, ये सारे। अपभ्रंश के रूप संरचना क्या है? मोर्फोलॉजिकल ग्रामेटिकल फीचर्स क्या हैं? जो अपभ्रंश भाषा की बात करें तो अपभ्रंश में संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक संरचना की ओर स्पष्ट संक्रमण दिखता है। ये ध्यान में रखेंगे आप। अपभ्रंश भाषा संश्लेषण से विश्लेषण, संश्लेषण होता है किसी चीज को इकट्ठा लेना। जैसे वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत की अगर हम बात करें तो इकट्ठी चीजों को लिए हुए हैं, लेकिन ये अपभ्रंश भाषा संश्लेषण से विश्लेषण होता है, अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड करना, तो उसकी ओर संक्रमण दिखता है। कारक विभक्तियां क्या है? संस्कृत में 8 विभक्तियां, ध्यान रखना। संस्कृत की जो 8 विभक्तियां हैं बहुत घिसी हुई, केवल 2-3 ही प्रभावी रहती हैं। तो यहाँ पर भी संस्कृत की जो 8 विभक्तियां उनको हम यूज कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2-3 ही ज्यादा प्रभावी है। निर्विभक्तिक संज्ञा रूप हैं, परसर्ग हैं, उनका उदय होता है, जैसे सहू, केही, ये है ना बिंदी वाले, तेही, केरई, मज्जी, देशी, तणे आदि आधुनिक हिंदी के को से में पढ़ने का सीधा आधार हो जाता है। ये वाली चीजें सारी चेंज होकर के आधुनिक हिंदी में यहाँ पर समाहित इनका समाहन हो जाता है, जो हमारे बोलने के लिए भी इजी रहता है। देखिए स्टूडेंट, चेंजेस तो आते हैं, चाहे आप एग्जाम से ले लीजिए, अपने हाउस में ले लीजिए, और ये हमारी भाषा है, भाषा में तो आने ही।
भाषा तो एक बहता पानी है, जहाँ पे उसको जो जो स्रोत मिलते जाएंगे वो उन्हीं के अनुरूप चेंज होती जाएगी। लिंग क्या है? 3 है, पुरुष स्त्री नपुंसकलिंग थे, लेकिन अब कितने रह गए? सिर्फ 2 रह गए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये ध्यान में रखना, आपको लिंग कितने हैं? 2। नपुंसकलिंग का विलय ही हो गया, इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते, सिर्फ 2 ही लिंग को हम यूज करते हैं। वचन कितने हैं? पहले कितने थे? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन सिर्फ कितने रह गए? सिर्फ 2, एक वचन और बहुवचन। ध्यान में रखना आपको, ये द्विवचन का लोप ही हो गया, अब हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं। क्रिया क्या है? कृदंत है, आधारित प्रयोग बड़ा है, तद्धित होता है, कृदंत होता है ना, जो तद्धित धातु के पीछे होते हैं, और कृदंत भी आपके यूज यूज किए जाते हैं क्रिया विशेषण के बाद, तो कृदंत का प्रयोग हो गया, तद्धित का नहीं है, जो संस्कृत के हैं। संयुक्त क्रियाएं हैं, इनका आरंभ आधुनिक हिंदी के कर लेना, हो जाना, आ जाना का जो पूर्व रूप है वो तिड़ंत रूपों का सरलीकरण और नए सुबंत तिड़ंत का सृजन बन जाता है। संयुक्त क्रियाओं का पहले से अभी नॉर्मल प्रयोग हम कर रहे हैं। विशेषण संज्ञा में सरलीकरण हो जाता है। दोहा छंद अभ्रंश का अपना छंद है। दोहा छंद आपको पता है, अभ्रंश का खुद का छंद है। और गाथा किसका है? गाथा छंद आप मुझे बताएंगे किसका है, कमेंट में करके। गाथा छंद पाली प्राकृत अभ्रंश किसका, बताइएगा कमेंट में करके मुझे। विश्लेषणात्मक इकाई में देखेंगे तो अभ्रंश भाषा परिवर्तन के नियमों, एज ऑफ आर्टिकुलेशन, एनालॉगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, साउंड लॉस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह कुलीन संस्कृत से लोकतांत्रिक भाषा की ओर कदम था। जो पुरानी हमारी संस्कृत है, वैदिक है, लौकिक है, उसका ये एकदम से चेंजेस रूप है। सरलीकरण से जन सामान्य के लिए सुलभ बनी, लेकिन अभिव्यक्ति शक्ति नए माध्यमों पर सर्ग संयुक्त क्रिया से बनी रही। यही कारण है कि हिंदी और अन्य आधुनिक आर्य भाषाएं, उनकी जो व्याकरणिक संरचना है अपभ्रंश से इतनी मिलती जुलती है। मतलब बहुत सारी चीजें तो चेंज हो गई, लेकिन जन सामान्य के लिए जो परसर्ग हैं, संयुक्त क्रियाएं हैं, वो थोड़ा सा सेम सेम ही रहती हैं, जिससे हमें ये आधुनिक भाषा है अपभ्रंश भाषा से कुछ मिलती रही है। इसका साहित्य कितना है? इसमें लगभग मान के चलिए 150 ग्रंथ लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? जो ये अपभ्रंश भाषा है, इसमें हमारे 150 ग्रंथ लिखे गए हैं, और जिसमें से 50 जो पुस्तक हैं वो प्रकाशित भी हो चुके हैं। जैसे स्वयंभू का पौम चरियो, स्वयंभू आप जानते हैं 8वीं सदी के रहे हैं स्वयंभू। पुष्पदंत का महापुराण नय कुमार चरियो, पुष्पदंत हमारे 10वीं सदी के रहे हैं। धनपाल हमारे 11वीं से 12वीं सदी के हैं। भविष्यत कहा कनकामर का है, जैसे, और मुख्यतः जो जैन काव्य है, प्रबंध और मुक्तक और दोहा, ये सारी चीजें हम अपभ्रंश में देखते हैं। तो ये सारी चीजें छोटे छोटे निमोनिक्स हमने पढ़े हैं, जो एग्जाम में पढ़ने में बहुत कुछ है, लेकिन जो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सिर्फ हम वही उन्हीं चीजों पर हम बात करेंगे, ज्यादा नहीं करने वाले। अब ये हमारा एक टॉपिक है जिसमें भाषा की रूप है, संरचना है, उनके परिवार हैं, उसके बारे में थोड़ी रूप और संरचना हमने देखी है। अभी कुछ एमसीक्यूज लगा लेते हैं, जिससे हमें इनका आइडिया आएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? भौगोलिक आधार पर भाषाओं का समूह। ऑप्शन बी, एक मूल प्रोटो भाषा से जो आनुवंशिक रूप से विकसित भाषाओं का समूह। ऑप्शन सी, केवल साहित्यिक भाषाओं का समूह। या डी, सरकारी मान्यता प्राप्त भाषाएं। देखिए, एग्जामिनर बिल्कुल नियर बाय क्वेश्चन के आंसर्स लेकर जाएगा। जैसे 70% मैच होंगे, 80% है, कोई 50 भी होगा, लेकिन हमें जो अप्रोप्राइट है, जो 90 से अबोव है, वहां पर जाना है। तो जो भाषा परिवार से अभिप्राय क्या है, जो कि जिसका बेसिक है, जो मूल पूर्वजों से बोली आ रही है, उनके आनुवांशिक है, हेरिटेड है, इनहेरिटेड है, वहां से जो डेवलप होती है, उन भाषाओं का समूह हमारा भाषा परिवार होगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा, भारतीय आर्य भाषाओं के मध्यकालीन काल में अपभ्रंश किसके बाद आती है? अच्छे से जानते हैं अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो। वैदिक के बाद आएगी, पाली के बाद आएगी, आधुनिक हिंदी के बाद, या अवसायी के बाद। तो ये हमारी अपभ्रंश की बात करें तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है, अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा क्यों कहा जाता है? इंपोर्टेंट है, उकार बहुला एग्जाम में आपका बहुत बार आ चुका है। इसमें ऊ स्वर की प्रधानता एवं शब्दांत में ऊ का अधिक प्रयोग होता है। मतलब ऊ शब्द की प्रधानता रहेगी और शब्द के अंत में ऊ का प्रयोग ज्यादा रहेगा। ऑप्शन बी, केवल ऊ स्वर का प्रयोग। ऑप्शन सी, अ की बहुलता। या ऑप्शन डी, कोई स्वर नहीं। तो अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें ऊ स्वर की प्रधानता एवं शब्दों के अंत में ऊ का प्रयोग ज्यादा रहता है। प्रश्न चौथा है, अपभ्रंश में लिंगों की संख्या कितनी? लिंग बताने हैं कितने? तो हमने पढ़े हैं
अपभ्रंश से पहले हैं जो आपकी, उसमें कितने लिंग हैं? 3 है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ 2 ही रहेंगे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये वाला हमारा लुप्त हो गया। प्रश्न 5वां है, अपभ्रंश में वचनों की संख्या कितनी है? एक वचन है ना, द्विवचन है, बहुवचन है, ये सारे हमारे वैदिक लौकिक में हमने पढ़े हैं, लेकिन द्विवचन अब नहीं है, सिर्फ हमारा एक वचन और बहुवचन ही हम यूज कर रहे हैं। तो सिर्फ हमारे 2 ही रूप रहेंगे, 2 ही वचन रहेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 6वां है, अपभ्रंश में कारक व्यवस्था की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? ऑप्शन ए विभक्तियों का विस्तार, ऑप्शन बी विभक्तियों का घिसाव और प्रसर्गों का उदय, ऑप्शन सी कोई कारक नहीं, ऑप्शन डी केवल संस्कृत जैसी 8 विभक्तियां। तो देखिए इसकी कारक विभक्ति में क्या रहेगा? विभक्तियों का घिसाव रहेगा और प्रसर्गों का भी उदय हो जाता है। विभक्तियों के साथ साथ में प्रसर्ग भी इसमें ऐड हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न 7वां है, वैदिक संस्कृत की एक मुख्य विशेषताएं बताइए। वैदिक संस्कृत की, ऑप्शन ए पाणिनि द्वारा पूर्ण मानकीकरण, ऑप्शन बी स्वराघात एवं अधिक लकार, केवल गद्य साहित्य नहीं, केवल गद्य साहित्य तो नहीं था, नपुंसक लिंग का अभाव, उस समय अभाव नहीं था, वो तो प्रयोग होती थी, पाणिनि द्वारा मानकीकृत भी नहीं है। तो वैदिक संस्कृत में क्या आएगा आपका? स्वराघात और अधिक लकार रहेंगे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न 8वां, लौकिक संस्कृत में वैदिक की अपेक्षा क्या पाया जाता है? लौकिक संस्कृत में, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आपको, वैदिक लौकिक संस्कृत में वैदिक की अपेक्षा और क्या मिला है? अधिक अनियमितताएं, नियमित व्याकरण एवं परिष्कृत शैली, स्वराघात की प्रधानता, केवल धार्मिक साहित्य। तो केवल धार्मिक साहित्य नहीं है, स्वराघात की प्रधानता इसमें नहीं रही है, अधिक अनियमितताएं आपकी वैदिक में है न कि लौकिक में। तो इसमें क्या नियमित व्याकरण है, सॉरी, और परिष्कृत शैली का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न 9वां, अपभ्रंश किस काल की भाषा मानी जाती है? ऑप्शन ए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ऑप्शन बी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की अंतिम अवस्था, या ऑप्शन सी आधुनिक, या ऑप्शन डी वैदिक। तो बी आधुनिक भारतीय आर्य की अंतिम अवस्था, जो 6वीं से 12वीं सदी में यहाँ पर बोली जाती है। बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 10वां, अपभ्रंश के साहित्य में प्रमुख छंद है, श्लोक है, दोहा है, चौपाई है, या शोरठा। ये आपको ध्यान में रखना है, अपभ्रंश का दोहा है। प्राकृत का आप मुझे बताएंगे कौन सा छंद है प्राकृत का, ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब मुझे देना है। तो चलिए स्टूडेंट, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था। इसमें छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। पूरा सिलेबस करना है, बट सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड करना है। पूरा सिलेबस करने बैठेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। और इतनी सारी चीजें, हमारा माइंड है, हमारे माइंड में भी जो ये हमारा माइंड है, इसमें छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, है ना। तो ये कवर करने में थोड़ा टाइम लेंगे, 3-4 मंथ में हमारा एग्जाम हो जाएगा। तो तब तक हमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ही हम कवर करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। टीचिंग मटेरियल में आपको जो भी लेना, आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, जो भी आपके पास मटेरियल है, खुद के नोट्स बना रहे हैं, अच्छी बात है, जो भी कीजिए, बट पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा उसके प्रैक्टिस करनी है, PYQs MCQs लगाने हैं, देन आपको सक्सेस तो मिल ही जाएगी। ये सारी चीजें इस अचीवमेंट के लिए तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो पढ़िए स्टूडेंट, जितना हो सके पढ़िए, आगे बढ़िए, अपना एक लिमिटेशन के दायरे को अनलिमिट कीजिए, क्योंकि माइंड बहुत बड़ा है। न्यूटन ने बोला हमारे पास बहुत माइंड है, बहुत बहुत, हम इसको जितना यूज करेंगे उतना ही चलेगा। हमें डरना नहीं है कि हमें ये चीजें कैसे हमें याद होंगी, नहीं, अनलिमिट है, अनलिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं। जितना आप इसे चलाओगे ये रन करें। तो बेस्ट विशेष, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।